चलो चले, आवाज आ रही है? तो कहाँ गए बाकी, बाहर खड़े हैं क्या? चलो देखो, कल हम क्या कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने बात की थी उसके अंदर कि सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। कब बताया था? 1808 के अंदर बताया था। उसने बता दिया था जॉन डाल्टन ने कि परमाणु जो होता है एटम, वो इनडिविजिबल है, यानी कि अविभाज्य है। और क्या बताया था उसने? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि इसके अंदर और भी सब पार्टिकल्स आए, जिनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डिस्कवरी 1897 में की गई थी, जिसपे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। उसके बाद में कौन आया? प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी 1886 के अंदर। इस पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसकी बात करते हैं, इस पे मास कितना होता है? 1.672614 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1932 में। और इसमें बात करते हैं, इसकी चार्ज कितना होता है? इस पे 0। और मास कितना होता है इसका? 1.67492 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब बात यह आई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका एटॉमिक मास जो है वो क्या था? इक्वल था। अगर पूछूं कि सबसे लाइट पार्टिकल कौन सा है, हल्का पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। और सबसे हेवी न्यूट्रॉन है। कहने का मतलब जो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास था वो क्या था? इक्वल था। तो इनके कंपैरिजन किया गया किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, कि सबसे कितना गुना भारी होता है? 1845 या 1836, इतना गुना क्या होता है? पार्टिकल्स भारी होता है। इसके बारे में हम बात कर चुके थे। फिर आगे क्या पढ़ा था हमने? आगे पढ़ा था उनका आयंस फॉर्मेशन। तो आयंस फॉर्मेशन क्या होता है कि जो मेटल होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, और वो आयन बनाएगा। तो परमाणु विद्युतीय रूप से, यानी कि इलेक्ट्रिक, अगर उस बेस पे देखें तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। ठीक है क्या? इसके बाद में आगे चले तो तीन चीज आई। एक तो आता है क्या? समभारिक। क्या आता है? समभारिक। एक आता है समस्थानिक। ये चीज आती है। तो आगे बात करते हैं हम किसकी? समस्थानिक की। समस्थानिक। आइसोटॉप्स। दूसरा होता है समभारिक। समभारिक आइसोबार्स। तीसरा होता है सम न्यूट्रॉनिक, और इसको बोला जाता है आइसोटॉन्स। और चौथा होता है समस्थानिक। समा अवयवी। और इसको बोलते हैं आइसोमर्स। एक सेकंड सुनना है। सबसे पहला समस्थानिक क्या होता है? आपको ऐसे याद नहीं रहेगा ये, इसको एग्जाम्पल से याद रखना है। देखो, मैं एक काम करता हूं, हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन कितने पे आता है? एक पे। तो आपको कल मैंने बताया था, यहां पे क्या लिखते हैं हम? एटॉमिक नंबर। और यहां पे क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। ये लिख दिया मैंने। एक और हाइड्रोजन लिया, जिसको भी एक पे रखा, ऊपर 2 लगा दिया। एक और लिया, ऊपर 1 लिखा, यहां पे 3 लगा दिया। अब मेरी एक बात सुन रहा, यदि मैंने यहां पे क्या लगाया है? 1, ये जो है
ये क्या है भैया? ये है सर हाइड्रोजन, है क्या सर? ये क्या है? इसमें हाइड्रोजन कितने आ गए? मास 2। सर ये क्या है? इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। सर ये क्या है? मैंने कहा इसको बोलते हैं ट्रीटियम। क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इस पे चलता हूं तो आप मुझे एक बात बताओगे, इस हाइड्रोजन का अगर बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 1, है ना? लेकिन बात करते हैं कि सर अगर 1 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो सर फर्क क्या आया? मुझे एक बात ध्यान से सुनना अभी। एकमात्र ऐसा तत्व पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, वो होता है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितना है सर? 1। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 0। कल आपको बताया था ना इसे घटाना, तो इसमें कितना हो गया? 0। एकमात्र ऐसा एलिमेंट तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। अब मेरी एक बात सुनो, समस्थानिक वो होता है, इसी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, लेकिन जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो। कहने का मतलब बोल सकता हूं क्या कि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी अलग अलग है। अगर इसमें घटाऊंगा तो कितना आएगा? न्यूट्रॉन 0। इसमें घटाऊंगा तो क्या हो गया? इसमें घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 0। इसमें घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1। इसमें घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 2। इसमें देखो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक तो क्या हो? समान हो, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो, बट न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो? अलग अलग हो, ऐसे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं समस्थानिक, यानी कि आइसोटोप्स। पहली चीज, ठीक है क्या? दूसरी चीज समझना एक बार, सर इसमें एटॉमिक मास तो सेम है, आपको क्या क्या पूछेगा वो आपको ध्यान रखना है। ध्यान से सुन लेना, हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछे तो नंबर आएगा 3, कार्बन के पूछे तो कितने आएंगे? 2, और अगर सबसे ज्यादा पूछे आपको किसके होते हैं, तो ये होते हैं पोलोनियम के। सर कितने होते हैं? 27। कितने होते हैं? 27। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक कारण बता रहा हूं। कारण ये आया कि पीरियोडिक टेबल में धीरे धीरे जो साइंटिस्ट आए, धीरे धीरे, जिसने ऑक्टेट रूल दिया, किसी ने ट्रायक रूल दिया, रोबेरेनर ने ट्रायक रूल दिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब दिक्कत क्या होने लगी कि अभी हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तब आपको पता है कि बहुत बड़ी है ना? तो बहुत बड़ी होने से क्या हुआ, जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया, अगर मेरी बात सुनो, अगर पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के नंबर पे अरेंज करना होता है अगर, तो आपको पता है हाइड्रोजन के लिए कितनी जगह छोड़नी पड़ेगी? 3। कार्बन के लिए 2। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे जो अपनी अपनी जगह पे उनको जगह देनी पड़ती। जैसे आपको पता है, जैसे पोलोनियम, तो ये तो 27 जगह खा जाता पीरियोडिक टेबल में, और इनको अलग अलग पढ़ना पड़ता, मास अलग अलग पढ़ना पड़ता। तो धीरे 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 क्या होते रहे? चेंजेस होते रहे। लास्ट में एक साइंटिस्ट आया जिसको बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसका नाम क्या होता है पता है आपको? मेंडलीव। क्या नाम है? मेंडलीव। उसने भी एटॉमिक मास पे ही पीरियोडिक टेबल लिखे थी। 3 साइंटिस्ट थे। सबसे पहले आया था डोबेरेनर, दूसरा आया था न्यूलैंड्स, तीसरा कौन सा आया था? मेंडलीफ आया था। इन तीनों ने एटॉमिक मास लिया था। उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी हेनरी मोजले ने, उसने बोला मैं सभी समस्या मिटा देता हूं। मैं क्या करूंगा, चाहे उस एलिमेंट के कितने ही समस्थानिक हो, मैं एक जगह पे उसको रख दूंगा, उसके जितने भी समस्थानिक है वो उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन लिख दिया, अब इसके समस्थानिक किसके अंदर है? उसी के अंदर है। आप खुद देख लो, आता तो एक पे ही है ना भाई, एक पे ही है। चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्रीटियम हो, एक पे आता है। तो हाइड्रोजन को किस पे रख दिया? एक पे। ऐसे इसने क्या किया, धीरे 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 क्या होते रहे? चेंजेस होते रहे। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है समस्थानिक के अंदर, सर जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, बट उसमें न्यूट्रॉन क्या हो? अलग अलग हो, ऐसा तत्व क्या कहलाता है? समस्थानिक
कहलाता है, पहली चीज, ठीक है क्या। दूसरी चीज क्या है, सुनना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी सीपीओ में इनमें से आया था, देखना पेपर, देखो सर समभारिक क्या होता है, मैंने कहा इसके भी एलिमेंट से याद रखना है आपको। एलिमेंट क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है आपको आर्गन, सर एक याद रखना है पोटेशियम, और एक याद रखना है आपको कैल्शियम। अब मेरी एक बात सुनिए, अगर मैं इनका एटॉमिक नंबर लिखता हूं तो आर्गन कितने पे आता है, 18, पोटेशियम 19, और ये 20 पे आता है। अगर मैं इनका एटॉमिक मास लिखता हूं तो आर्गन का भी 40 होता है, इसका भी 40 है, और इसका भी 40 है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपके सामने ही दिख रहा है, इसके अंदर अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो आप मुझे बताओ कितना आएगा, 22। अगर मैं इसमें से ये घटा दूंगा कितना आएगा, 21। अगर इसमें से ये घटा दूंगा कितना आएगा, 20। आएगा क्या नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, इनके अंदर अगर देखा जाऊं मैं, तो आप देखो एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनका एटॉमिक मास क्या है, सेम है। कहने का मतलब इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, अगर मैं इस एलिमेंट में गया तो इसमें प्रोटॉन 18 है, इस एलिमेंट में गया तो प्रोटॉन 19 है, इस एलिमेंट में गया तो प्रोटॉन कितने हैं, 20 है। सर जिनके प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो लेकिन जिसके अंदर क्या हो, परमाणु भार समान हो, ऐसे तत्व कहलाते हैं क्या, समभारिक तत्व। जिनके एटॉमिक मास समान हो, नाम से स्पष्ट है। समभारिक, भारिक क्या होता है, भारिक का मतलब होता है एटॉमिक मास, कल बताया था ना आपको क्या होता है, A बराबर P प्लस M, बताया था ये। तो ये तीसरी चीज आपको करनी है। सर सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में ध्यान रखना, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान, बस इतना ही ध्यान रखना है, ये 4 स्लाइड में जो लिखा है। अब मेरी बात सुनना, इसमें थोड़ा सा इन चारों में कंफ्यूजन क्या होता है, ये जो समस्थानिक है इसको आइसो क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स, ये आइसोबार्स, वो आइसोटोन्स, और ये आइसोमर्स। सर ये क्या होता है, मैंने कहा एक बात बता रहा हूं आपको, सुनना, मैं 3 चीज लिख रहा हूं यहां पे। सर एक लिख रहा हूं मैं ग्लूकोज, सर एक लिख रहा हूं मैं गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, सर एक लिख रहा हूं मैं फ्रैक्टोज, ये मैंने लिखा। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इनमें जाता हूं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है ना, वो C6H12O6 होता है नहीं होता है, होता है। अगर मैं इस गैलेक्टोज में जाता हूं तो C6H12O6, अगर मैं इसमें जाता हूं तो C6H12O6, एक जैसे फॉर्मूले हैं, देखो तीनों के एक जैसे फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर मैं ग्लूकोज का अगर ग्रुप देखता हूं तो इस ग्लूकोज के अंदर ग्रुप जो लगता है ना, वो ग्रुप लगता है कौन सा, एल्डिहाइड। क्या लगता है, एल्डिहाइड। और सर इसको लिखा कैसे जाता है, मैंने कहा ये CHO से। सर अगर गैलेक्टोज में गया तो गैलेक्टोज को कैसे लिखा जाता है, मैंने कहा इसको लिखा जाता है, इसमें भी कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सर कैसे, मैंने कहा ये भी CHO से लिखा जाता है। नेक्स्ट, सर फ्रैक्टोज में गया, इसमें कौन सा होता है, मैंने कहा इसमें होता है भैया कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप। सर इसको कैसे लिखा जाता है, मैंने कहा कार्बन, ये डबल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सिमिलर है क्या, दोनों एक जैसे है क्या। जिनके फॉर्मूले समान हो लेकिन जिसके फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, वो आपस में होता है, उनको बोला जाता है आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उनको, आइसोमर्स बोलते हैं। क्लियर है क्या, पक्का, पक्का, ये उतार लो, फिर चलता हूं आगे। कौन सा, आइसोमर्स क्या होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, इनके पीछे क्या कुछ सफिक्स लगता है, कुछ ग्रुप लगते हैं। ये मैं आपको हाइड्रोकार्बन में क्लियर कराऊंगा, ठीक है, आएगा चैप्टर हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर और क्लियर होगा।
कि जैसे एल्कोहल ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, ये चीजें आएगी। इनमें क्या होता है, अगर मान लीजिए ग्लूकोज है तो ये क्या है, ग्लूकोज। इसके साथ के अंदर जब इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं ना, जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो उसमें एक ग्रुप जुड़ता है ऐसा CHO। जैसे मान लीजिए 6 है ना, ये ऐसे जुड़ेगा 1 2 3 4 5 6। इसमें इसमें एक जगह पे यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, आपको पता है जुड़ा होता है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो इसकी जगह पे एक ऐसा ग्रुप होता है CHO ग्रुप, इस प्रकार से। तो ये बता देता है, इस स्ट्रक्चर को हम जब पढ़ते हैं तो हमको बता देता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो जिसमें CHO ग्रुप जुड़ा होता है उसका नाम एल्डिहाइड होता है, और जिसके अंदर एल्डिहाइड हो इसका मतलब CHO है, और जिसके अंदर कीटोन ग्रुप है इसमें ऐसा जुड़ा होता है, ऐसा ग्रुप। अब जिनके क्या हो, फॉर्मूले समान हो, जैसे C6H12O6, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो, एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। ऐसा जो ग्रुप होता है ना, उनको बोला जाता है समा अवयवी, यानी कि आइसोमर्स। बिल्कुल, ये सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेम प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे मेनोज में भी एल्डिहाइड होता है, राइबोज आप पढ़ते हो ना, डीएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर भी वही होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। उसके बाद में राइबोज जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है, C5H10O5, उसके अंदर हो गया, राइबोज के अंदर क्या आ गया, आरएनए डीएनए दोनों आ गया, और दोनों के अंदर ही राइबोज शुगर होती है। एक होता है ग्लिसरैल्डिहाइड, वो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड होता है, कौन सा, ग्लिसरैल्डिहाइड। और सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन पूछे तो क्या होता है, ग्लाइसिन। और सबसे सिंपल अगर फैट पूछे तो होता है ग्लिसरीन। तीनों का परिणाम है, ग्लिसरैल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लाइसिन, और अगर ग्लिसरीन की बात करें तो फैट, ऐसा एक जैसा होता है। बता लिया, हाँ जी बिल्कुल, फॉर्मूले समान होते हैं इनके, कहेगा हाँ, नहीं, ग्रुप की अगर बात करता हूं ना तो इसमें भी CHO होगा, इसमें भी CHO होगा, तभी तो आप दूध दूध पीते हैं ना, दूध के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, नहीं होता है क्या, सबसे ज्यादा क्या होता है दूध के अंदर। मैंने एक बार ऐसे छेड़ दिया था किसी को, अब याद आया, गली में आता था एक दूध वाला, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बात बता भैया, तेरी हर गाय के पास में एक नल लगा हुआ है ना। मेरे को बोला, ऐसे गहरा गहरा देखता है। मैंने कहा ऐसा क्यों पूछा, उसको समझ में नहीं आया। वो घर गया तो उसको किसी ने समझाया होगा कि उसने ऐसा क्यों बोला कि तेरे हर जो गाय है उसके पास में एक नल लगा हुआ है ना। तो फिर उसको गली वाले ने बताया कि वो तने छेड़ियो, कि क्यों छेड़ियो, कि गाय दो और वह बाल्टी है आधी पूरी पीऊं भरो उस नल से। तब वो फिर घर जाके बताया कि हाथों हाथ ही क्या करो, 5 का 10 किलो, ठीक है। पानी होता है उसके अंदर ग्लूकोज भी होता है भैया, जो ग्लूकोज रहता है ना उसके अंदर लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टोज आपको पता है, लैक्टोज जब टूटता है ना तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है, वो होता है। चलो आगे, हाँ क्या, वही तो कह रहा हूं आपको, हाइड्रोकार्बन कराऊंगा ना तब अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, स्ट्रक्चर का फर्क पड़ता है। बिल्कुल, आपको 1 2 3 4 7 ग्रुप कराऊंगा, जब हाइड्रोकार्बन कराऊंगा ना तब एल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना, ये सारा करूंगा तब बता दूंगा। चले, चल अब आगे चले इससे, तो ये नेक्स्ट जो आता है उसको बोला जाता है परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल, देखो ये क्या होता है, एटॉमिक मॉडल के अंदर सबसे पहला साइंटिस्ट आया उसका नाम था जॉन डाल्टन।
वापस से, और सबसे पहले इसी ने मॉडल दिया था। यह बात थी कब की? 1808 के अंदर एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इसने क्या बताया था एटम के बारे में? सबसे पहले इसने बताया था कि परमाणु, एटम जो होता है वह अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है, यानी कि इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल तथा सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सूक्ष्मतम कण है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन ये बात कर रहा हूं मैं 1808 की। अगर मैं इसमें वापस चलता हूं तो मुझे आपके बात बताओगे, अगर मैं प्रोटॉन की डिस्कवरी पूछूं तो कब हुई थी? 1886 में। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पूछूं तो कब हुई थी? 1897 में। अगर मैं बात करता हूं किसकी? न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1932 में। आप मुझे एक बात बताओ, इन तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी से पहले अपनी थ्योरी रख दी थी किसने? जॉन डाल्टन ने। उस समय कोई नहीं था, क्या कुछ भी नहीं पता था कि क्या इलेक्ट्रॉन होता है, क्या प्रोटॉन होता है और क्या न्यूट्रॉन होता है। इसने बस इतना बोल दिया था अपने ही समय कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु होता है ना, वो अविभाज्य होता है और क्या होता है? सूक्ष्म कण होता है। बताना नहीं है? बता लिया क्या? हाँ, बता लिया। वाह, तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं है। मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं है। हौसलों ने आंखों में आंखें डालकर बोला चल हट, तेरी इतनी औकात नहीं है। कमजोरियों से हौसले जब बड़े हो जाते हैं ना, उस सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। और सफलता का मजा और भी तब आता है जब दुनिया बोलती कि तू नहीं कर सकता और हम करके दिखाएं। जनरली तो हम कर ही लेते हैं, असली मजा तब है जब हमको कोई बोल देता है ना? उतारो उतारो भैया उतारो। चलो क्या? चले? चले? चले क्या? अब देखो आगे चले तो नेक्स्ट आया जिसका नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने सबसे पहले, आपको मैंने बताया था एक, कि इसने 1897 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। और इससे इसने डिस्कवरी कर दी थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और वो कब की थी? 1897 के अंदर डिस्कवरी कर चुका था। अब इससे जस्ट पहले पढ़ा था तो 1808 की बात थी, जो जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि परमाणु इंडिविजिबल होता है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। उसने अपने समय पे ये थ्योरी देके छोड़ दी। फिर धीरे धीरे उसने बोला तो बाकी साइंटिस्ट के मन में आया कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसको गलत सिद्ध करना है। तो गलत सिद्ध करने के लिए
उसके उस समय की बात अलग थी। उसके बाद में इसने डिस्कवरी की थी, कब की? 1897 के अंदर किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की। अब कौन आया? अब जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो इसने भी अपना एक मॉडल दिया था, जिस मॉडल को जाना जाता है प्लम पुडिंग के नाम से। किस नाम से? प्लम पुडिंग के नाम से। और इसको बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल, मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसने क्या कहा था, ध्यान से सुनना। इसने ये बोला था कि मान लीजिए ये क्या है, इस प्रकार से तरबूज है। जब मैं इसको ऐसे काटता हूं बीच में से, तो इसके अंदर आपको पता है कि तरबूज जो होता है वो अंदर से क्या होता है, इस प्रकार से लाल होता है। होता है क्या? तरबूज ही बना रहा हूं एकदम। इसको बड़ा कर लेते पेन को। और बाहर से कैसा होता है? हरा टांच होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, इस प्रकार से ये क्या है सर, बीज है इसके अंदर बहुत सारे। मैंने कहा बिल्कुल है भाई, लगता तो तरबूज की तरह ही है, सेम लगा है ना। अब देखो, प्लम पुडिंग मॉडल यानी कि वाटरमेलन मॉडल दिया था इसके अंदर। इसने इसने ये बोला था इस मॉडल के अंदर कि पूरे परमाणु में, एटम में, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन समान रूप से क्या होते हैं, समान रूप से फैले रहते हैं, फैले रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसने बोला था कि जितनी जगह पर इस प्रकार से, जितनी जगह पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे क्या होगा, सभी जगह पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। यह बताया था सबसे पहले किसने? ब्रदर जे थॉमसन ने। दूसरा इसने क्या बताया था? दूसरा बताया था इसने कि किसी भी एटम के अंदर जितना चार्ज प्लस का होगा उसके इक्वल किसका चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। उसके इक्वल माइनस का चार्ज होगा। तो मैं कहने का मतलब इसको बोल सकता हूं क्या, कहने का मतलब इसको बोल सकता हूं कि इसने बताया था कि प्रोटॉन इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन। और उसने बोला था कि पूरे परमाणु में, पूरे परमाणु में प्रोटॉन ही जितने जितने इलेक्ट्रॉन पहले होते हैं, पहले होते हैं। नेक्स्ट बात इसने बोला था कि जो इसने रेड कलर वाला हिस्सा है इसका, रेड कलर, उनको इस पे चार्ज दिया था प्लस का, और जो इसके सीड्स होते हैं यानी कि इसके बीज होते हैं उस पे चार्ज दिया था इसने माइनस का। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, ये रेड वाला क्या है, प्लस चार्ज, और इसके अंदर जो बीज है ये क्या है, माइनस चार्ज है। ये प्लम पुडिंग मॉडल दिया था इसने। लेकिन दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि इसकी कमी क्या थी, इसकी कमी थी कि ये नहीं बता पाया कि इसके अंदर नाभिक होता है या नहीं होता है। ये इसने बोल दिया कि सभी जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बट आपको पता है ऐसा पॉसिबल है क्या, है ही नहीं। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस जरूर होता है। तो ये क्या कर नहीं कर पाया कि नाभिक की खोज, नाभिक की खोज नहीं कर पाया, एक तो। और दूसरी कमी थी इसकी कि इलेक्ट्रॉन कहां गति करते हैं, कहां मोशन करते हैं, ये नहीं बता पाया। कौन सा मॉडल? जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है क्या? जैसे ही इससे आगे चला, तो आगे चले तो एक मॉडल और आया जिसका नाम था, क्या नाम था, रदरफोर्ड। क्या नाम था, रदरफोर्ड। चलते हैं आगे। अब देखो आगे, 1911 की बात थी। एक साइंटिस्ट नाम आया जिसका नाम था अर्नेस्ट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था। इधर समझना एक बार, इधर देखते रहो एक बार, इसका मॉडल ध्यान से समझो। इसने क्या किया था, सबसे पहले देखो,
इस प्रकार से एक पर्दा लगाया, जिस पर्दे का कलर ही कैसा था? ग्रीन था। क्या था? ग्रीन। और इस पर्दे पर एक लेप किया गया, एक पॉलिश की गई, जो पॉलिश की गई ZnS, और इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड किसने क्या की? पॉलिश की। ठीक है। दूसरी चीज समझ, यहां पर इसने इस तरफ से ऐसे एक फॉइल लगाई। आपको पता है ये फॉइल जो थी, ये बनी थी किसकी? गोल्ड की। किसकी बनी थी? गोल्ड की बनी थी, यानी कि सोने की बनी थी। अब एक बात बताओ, अगर सोने की बनी है तो इसके अंदर भी क्या होंगे? एटम्स होंगे। ये परमाणु थे। इस प्रकार से परमाणु फैले रहते थे इसमें। ये परमाणु है। अब क्या किया इसने? यहां पे एक बॉक्स लगाया इस जगह पे, और इस बॉक्स के अंदर थे अल्फा पार्टिकल। कैसे पार्टिकल थे? अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा कण थे। अब क्या हुआ सुनो, यहां पे क्या किया इसने? यहां पे जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया और ये सोने की पन्नी लगाई। इसका साइज पूछा जाता है भैया कि इस पन्नी का साइज कितना था, तो ध्यान रखना इसका साइज जो है, इसका साइज था 10 की पावर -7, और यह ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है 10 की पावर -9 मीटर। ये ध्यान रखना। अब मेरे को एक बात सुनना ध्यान से, देखो इस समय पे डिस्कवरी नहीं हुई थी इनर्ट गैसों की, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन मैं मानता हूं एक बात, इस क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं एक काम करता हूं, आप मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन कितने पे आता है? 1 पे। हीलियम कितने पे आता है? 2 पे। आता है क्या? आता है। सर ये जो अल्फा कण लिखे हैं ना आपने, इस अल्फा कणों पर चार्ज कितना होता है? मैंने कहा +2 होता है। कितना होता है? +2 होता है। एक बात बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन पे जाता हूं तो इसमें प्रोटॉन कितना है? 1, और एक प्रोटॉन पे आवेश चार्ज कितना होता है सर? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है क्या? ठीक है सर, अगर मैं हीलियम पे जाता हूं तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 2 हीलियम पे, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है सर? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टोटल चार्ज आ जाएगा क्या? हीलियम पे आ जाएगा क्या? और अगर मैं इसमें 2 चार्ज है, इसपे अल्फा पार्टिकल्स पे, अगर मैं इस 2 की गुणा कर देता हूं 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो जो चार्ज आएगा वो अल्फा पार्टिकल्स का इक्विवेलेंट इसके नहीं आ जाएगा कि हीलियम के? और आ जाएगा क्या? क्योंकि इस पे भी 2 चार्ज है और इसमें भी कितना है? 2 चार्ज। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि अल्फा कणों का कंपैरिजन किस तत्व के नाभिक से, न्यूक्लियस से कर सकते हैं? क्या करोगे? हीलियम। किसके करोगे? हीलियम। क्यों? क्योंकि इस पे भी 2 चार्ज आता है, और हाइड्रोजन और हीलियम कितने पे आता है? 2 पे। तो इसके इक्वल होता है इसका क्या? चार्ज। अब क्या हुआ सुनो, यहां से क्या किया इसने, इस अल्फा कणों की इसमें ऐसे बम्बारमेंट कराई, ऐसे बहुत सारी बम्बारमेंट कराई। तो इसने देखा कि जैसे ये कण यहां टच हुए, ग्रीन कलर का था ना, ग्रीन कलर क्या करता है? फ्लोरोसेंट करता है, चमक उत्पन्न करता है। तो जैसे ये पार्टिकल्स क्या हुआ, इस प्रकार से ऐसे विक्षेपित हो जाते, इस प्रकार से चले जाते, और जहां पे ये टच होते वहां पे एक शाइन, एक चमक उत्पन्न होती। क्या उत्पन्न होती? चमक उत्पन्न होती। और ये देख पाया कौन? रदरफोर्ड, कि यार ये पार्टिकल्स कैसे जा रहे हैं, ये सीधे निकल रहे हैं, यानी कि कोई पार्टिकल अगर सीधा भेज रहा हूं तो वो ऐसे चला जाता है, फिर भेज रहा हूं ऐसे चला जाता है। तो अब पूछा ये जाता है कि इसने जब डिस्कवरी की थी तो कितने पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराई थी? तो ध्यान रखना, या तो ऑप्शन में आपको 20,000 मिलेगा, और या ऑप्शन में आपको 12,000 मिलेगा। दोनों में से एक मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि दोनों ही डाटा किसका है? एनसीईआरटी का है। या तो 20,000 या फिर क्या मिलेगा? 12,000। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसने यहां से बम्बारमेंट कराई तब आप मुझे इसको देखकर क्या बता सकते हो?
दिमाग लगाओ, इसको देखकर क्या बता सकते हो? अगर ये पार्टिकल्स गए, ये इस प्रकार से घूम गया, ये इस प्रकार से घूम गया, कोई 20,000 या 12,000 में से कोई एक पार्टिकल्स, अलग कलर्स बनाता हूं, कोई एक पार्टिकल्स गया और टकरा कर वापस आ गया कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर। तब इसको ज्ञात हुआ कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल्स होता है जो क्या कर रहा है, वापस जैसे उस पे गया और वापस उसको भेज दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमेशा हमेशा ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इसके पास में जाएगा तो आपको पता है कि सेम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। बट डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। अगर इसके अंदर माइनस चार्ज होता तो जितने पार्टिकल जाते वो इसके अंदर ही चले जाते, और प्लस चार्ज है इसीलिए वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। इस प्रकार से इसने खोज की थी किसकी, नाभिक की। किसकी खोज कर दी थी, नाभिक की, यानी कि न्यूक्लियस की खोज की थी। और इसको बोला जाता है गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो पूछा जाएगा आपने कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया था, तो नाम क्या लिखोगे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या क्या क्वेश्चन बनता है आपको ऐसे ही बता रहा हूं, लिखवा दूंगा। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो पर्दा लिया था उस पर किसकी लेप किया था, जिंक सल्फाइड। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसने बम्बारमेंट किस पार्टिकल की कराई, अल्फा पार्टिकल्स की। आपसे यह पूछा जाएगा इसने कौन सी पन्नी का प्रयोग किया था, गोल्ड फॉइल का। किसका, गोल्ड फॉइल का। आपको पूछा जाएगा, अगर डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए उस पन्नी का साइज कितना था, 10 की पावर -7 या 10 की पावर -9। आपको ऐसा पूछा जाएगा कि उसने बम्बारमेंट कितने पार्टिकल की कराई, 20,000 या 12,000। आपको पूछा जाएगा कितने 20,000 या 12,000 में से कितने कण पार्टिकल्स 180 डिग्री पर वापस आया, कोई एक, कोई एक। इतने क्वेश्चन। इससे निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा ऐसा स्फीयर होता है जिसके अंदर परमाणु का धनावेश होता है तथा परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके अंदर केंद्रित होता है। लेकिन इसकी फिर कमी थी, इसने नाभिक की तो खोज कर दी लेकिन फिर ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगा रहे, ये फिर इसकी कमी थी। और इसने ज्ञात कर दिया इसने, तो ध्यान से सुनना। अगर पूछा जाए कि परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम्स, अगर पूछा जाए न्यूक्लियस का, नाभिक का आकार कितना होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यही साइंटिस्ट था जिसने बताया था परमाणु का आकार होता है 10 की पावर -10 मीटर और इसका आकार होता है 10 की पावर 15 मीटर। ये इसने ज्ञात कर दिया था। अब इसकी कमी क्या थी, क्या इसने नहीं बता पाया था, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, आपको उतारना है क्या यहाँ तक? हाँ बोलिए क्या, गोल्ड फॉइल क्यों यूज की थी? क्योंकि गोल्ड फॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इसमें मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक तो शाइन होता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि येलो है ना मेटल। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये थी इसके अंदर कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे, जिससे क्या हो जाते, पार्टिकल्स टकराते और दूर दूर चले जाते। क्योंकि यहां तक तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो ही चुकी थी। ये बात कब की कर रहे हैं हम, 1911 की। और आपको पता है 1897 में डिस्कवरी हो गई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और एक गोल्ड स्टीन था, गोल्ड स्टीन था ना, गोल्ड स्टीन ने सबसे पहले, आपको मैंने कल भी बोला था, मैंने कहा बाद में बताऊंगा जब मॉडल कराऊंगा तब। गोल्ड स्टीन ने जब प्रोटॉन की खोज की थी ना, वो प्रोटॉन की खोज एक्चुअल में उस टाइम पे प्रोटॉन तो नाम दिया गया था। सबसे पहले उसने जो प्रोटॉन की डिस्कवरी यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज खोजा था, एक तो कैथोड रे ट्यूब किया था एक्सपेरिमेंट, किसने, इलेक्ट्रॉन ने, जे थॉमसन ने। लेकिन गोल्ड स्टीन ने किया था केनाल रेज होती है, केनाल रेज, उस केनाल रेज को भेजा गया बेरिलियम धातु पर, तो उससे शाइन उत्पन्न हुई। जब 1886 के अंदर डिस्कवरी हो चुकी थी किसकी, केनाल रे की, उसको 1904 के अंदर नाम दिया गया कि केनाल रे ही अभी क्या है, प्रोटॉन है।
ये बाद में बोला गया। उस समय पे क्या था, कैनाल रे ही था, चलता आ रहा था। तो एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्कवरी करेगा उसी का ही तो नाम होगा। बाद में उसका अगर नाम बदल दिया तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। जैसे कोई अगर सिटी है, उसका नाम अगर चेंज कर दिया जाए तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहले तो यहां थी अब किसी दूसरे शहर में चली जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो कैनाल रेस थी उन्हीं को ही नाम दे दिया गया, क्या, प्रोटॉन्स। ठीक है क्या, अब उतार लो इसको। ये उतारना है, ये उतार लिया आपने, ये उतार लिया था। कल ये कंप्लीट हो जाएगा। कल कंप्लीट होने के साथ साथ ही आपको इसी के साथ साथ में, अब मेरी बात सुनना एक बार, अब आगे क्या पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा बता देता हूं। इसकी कमी यह थी कि ये इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी नहीं दे पाया, इसी में अंदर बताऊंगा। उसके बाद में आएगा एक मैक्सवेल। कौन आएगा, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा था, इतना तो बता दिया था उसने, मैक्सवेल ने, कि यार परमाणु के अंदर है ना इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बाहर बाहर चक्कर लगा रहे हैं, बता दिया था। लेकिन बाहर बाहर चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। और जैसे उसकी एनर्जी लॉस होगी और फाइनली वो क्या करेगा, आपको पता है न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो जैसी एनर्जी लॉस होगी और ये अपनी तरफ क्या कर लेगा, उसको खींच लेगा। अंततः उसकी एनर्जी खत्म होने के बाद में वो नाभिक के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ये मैक्सवेल ने बताया था, बट आपको पता है ऐसा होता ही नहीं। लेकिन उसने एक अच्छी बात बोली थी, उसने बोला था कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो किसी सर्कुलर पाथ पे कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, सपोज करो चार्ज पार्टिकल यहां है, ये पार्टिकल्स यहां पे आएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये पार्टिकल्स यहां पहुंच जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी, और डायरेक्शन बदलेगी तो उसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और जिस चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन होता है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कब आता है, जब फोर्स लगता है। तो एक्सेलरेशन आ रहा है तो वो रेडिएशन क्या करता है, उत्सर्जित करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है। ये एक अच्छी बात बोल के गया था कौन, मैक्सवेल। उसके बाद में आया था नील्स बोर। नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहां कक्षा में चक्कर लगाते हैं, कौन सी कक्षा सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, किसकी कम होती है, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कितनी संख्या में चक्कर लगाते हैं, ये सारा नील्स बोर ने बताया था। उसके बाद में खतरनाक साइंटिस्ट आया था, इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर जिसका नाम था, इतना खतरनाक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज ही नहीं, सारी धूड़ फेर दी। सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे खेल रहे हैं। इरविन श्रोडिंगर आया, उसने साफ बोल दिया कि ये कोई इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। उसके बाद में इसने बोला था कि रुको, बाद में डर गया। बाकी अभी हो गए ना सारे घेरे घेरे देखने लगे ऐसे साइंटिस्ट, कैसे कैसे बोल दिया, हमारी इतने एक्सपेरिमेंट उम्र निकाल दी हमने और तुम बोल रहे हो कि है ही नहीं। उसने बोला था नहीं, वो कण है और वो तरंग के रूप में चलता है, कि रुको मैं बताता हूं। अब वो बताएगा क्या, जिसको बोला जाता है क्वांटम नंबर। एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं कि वो व्यक्ति कहां रहता है, आप बोल दो राजस्थान के अंदर, बोल दिया, अब ढूंढ लो उसको जाके, तो आप जवाब क्या दोगे, यार तो मेंटल तू है मैं हूं, जो तूने इतना बता दिया से तो मैं ही बोल दूं जाओ ढूंढ लो मुंबई में, तो फिर यार सारी उम्र निकल देगी कि गली छान ही जाने। ऐसा नहीं होता है। तो उसने बोला था कि नहीं, मैं बताता हूं क्या होता है, कि राजस्थान, राजस्थान के अंदर क्या, बीकानेर, बीकानेर के अंदर क्या, जेएनवी, यहां पे वो आदमी मिल जाएगा। अब मुझे बताओ वो ढूंढना आसान है ना उसके लिए, तो पर्टिकुलर बता ही दिया कि वहां मिल जाएगा, तो ढूंढना उसके लिए क्या है, आसान है। वो जहां आसान होता है ना उसी को बोला जाता है क्वांटम नंबर, जिसको पढ़ोगे एस पी डी और एफ सब्जेक्ट, 1s2 2s2 2p6 ये पढ़ोगे ना, जस्ट इसके बाद में आएगा। मैं पूरी चीजों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूं भैया, एब्सेंट मत रहो, मैं बोल रहा हूं, आप खुद देख लो अपनी आंखों से, पेपर देख लो। पहले तो 5-6 क्वेश्चन में सिमट जाता था, अब 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस से, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, चेक करना सीखते, 10-10 क्वेश्चन किसको मायना रखता है। ठीक है, बाकी कल